नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, क्लास 6 साइंस की एनसीईआरटी बुक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस की 7th की बुक, जिसमें हमारा पहला चैप्टर होगा पादपों में पोषण। और इस चैप्टर में हम जो मेन टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो कौन कौन से टॉपिक हैं। स्वपोषी, क्लोरोफिल, विषमपोषी, परजीवी, कीटभक्षी पादप क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। परजीवी क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, मर्तोपजीवी पौधे क्या होते हैं, जीव जंतु क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सजीवी संबंध क्या होता है और कवक के बारे में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन क्या है, आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजक के क्या है, घटक हैं। भोजन की ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। वे पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। अब देखते हैं पादपों में पोषण की विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं अथवा स्वयं बनाता है या क्या करता है, निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहलाती है। यह विधि क्या कहलाती है, स्वपोषण विधि कहलाती है। अतः ऐसे पादपों को क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें विषमपोषित कहते हैं। कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्या है, पादपों की खाद्य फैक्ट्रिया कहाँ स्थित है, क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं। खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है, यानी पोषक तत्वों का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों का आंसर। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादप की खाद्य क्या है, खाद्य फैक्ट्रिया हैं। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग अपनाती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का क्या करता है, संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है,
आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का क्या है, चरम स्रोत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं इस पैरा में। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम में निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं, मतलब इस प्रक्रम को हम निम्न समीकरण के द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के माध्यम से क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट एवं ऑक्सीजन का क्या होता है, निर्माण होता है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड अथवा स्टार्च के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाते हैं। देखते हैं एक पत्ती के काट की संरचना है क्या इसमें, ये देखिए ये द्वार कोशिकाएँ हैं इसमें, स्टोमेटा इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्टोमेटा, द्वार कोशिकाएँ। रंध्री, यहाँ ये देखिए रंध्री द्वार है। रंध्री द्वार के ही द्वारा सूर्य का प्रकाश क्या होता है, अंदर प्रवेश करता है पत्ती में, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। आगे पढ़ते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ये पॉइंट देखते हैं। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शूल रूपी हो जाती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। देखते हैं क्रियाकलाप 1.1। एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए। एक को अंधकार अथवा काले बक्स में 72 घंटों के लिए रखिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण अर्थात रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं अर्थात ढक देते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी अर्थात कई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब देखते हैं पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इसका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होते हैं। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है,
आइए देखते हैं कहाँ से प्राप्त होता है। वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इस रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा होगा कि किसान खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की आवश्यकता की मांग आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। अब देखते हैं पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ क्या क्या हैं। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। जब वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते हैं तो क्वेश्चन क्या उठता है कि वे जीवित कैसे रहते हैं तथा वे भोजन अथवा पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने भोजन अर्थात अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं, जैसा कि चित्र 1.5 में दिखाया गया है। क्या आपको एक वृक्ष है, इसमें क्या दिखाया, चित्र 1.5 में क्या दिखाया गया है। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है। ये अमेरबेल का पौधा है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं अथवा जिस पर ये वास करते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। ठीक, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके बारे में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं, जैसा कि चित्र 1.6 में दिखाया गया है। इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच में फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप क्या कहलाते हैं? कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा संडिव कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। आइए देखते हैं आगे। अब देखते हैं मर्तोपजीवी पौधे क्या होते हैं अर्थात मर्तजीवी। आपने बाजार में छत्रक अथवा मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली, टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखते हैं कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। अर्थात जो मर्तोपजीवी पौधे होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। क्रियाकलाप 1.2। ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2 या 3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना दिखाई न देने लगे। ठीक, इस पॉइंट को छोड़ते हैं, यहाँ देखते हैं। यह जीव कवक या फंजाई कहलाता है। इसकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन
इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण तत्व प्राप्त करते हुए, उन्हें क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं, अर्थात कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? मृतजीवी या मृतोपजीवी कहलाते हैं। ठीक। कवक, कवक अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती हैं। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। ये देखते हैं यहाँ से, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या पढ़ते हैं? कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष क्या है? महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। लाइकेन एक पौधा होता है, ठीक, जीव होता है, जिसमें शैवाल और कवक क्या होते हैं? सजीवी संबंध बनाते हैं। तो देखते हैं क्या है इसमें। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा क्या होता है? कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने के लिए क्या देता है? स्थान देता है, आवास देता है, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। ठीक। इन दोनों, कवक और शैवाल के इन दोनों के सहजीवी संबंध से जो पौधा या जो जीव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। ठीक। अब देखते हैं 1.5 में क्या दिया है। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? देखते हैं इसमें क्या है। क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचों के लॉन एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? आपने क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? आगे देखते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इसकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में उपस्थित होती है वायुमंडल में, उसको ग्रहण करने के लिए जो पौधे होते हैं, उस स्थिति में, जिस स्थिति में नाइट्रोजन उपस्थित होता है उस स्थिति में पौधे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो उसको ग्रहण करने के लिए क्या होता है? एक जीवाणु होता है। जो जीवाणु क्या होता है? विलय के रूप में नाइट्रोजन को क्या होता है? गैसीय अवस्था से विलय के रूप में क्या होता है? परिवर्तित कर देता है, जिससे और उस विलय रूपी नाइट्रोजन को पौधे क्या होते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। आगे क्या देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं।
कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। अतः उनमें सजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरक की आवश्यकता होती है। अब इस अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा है, जो मुख्य पॉइंट क्या है। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, अर्थात जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। बहुत ही कम पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी और मर्तोपजीवी। परजीवी क्या होते हैं कि दूसरे जीव पर उपस्थित होते हैं, लेकिन उस जीव को कोई लाभ नहीं देते हैं, लेकिन उनसे अपना लाभ, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। मर्तोपजीवी पौधे क्या होते हैं? पादप क्या होते हैं? जो सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब नीचे क्या लिखा है? परजीवी और मर्तजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी कहते हैं या विषमपोषी के रूप में सामूहिकृत किया गया है। अब देखते हैं प्रमुख शब्द क्या क्या है जिन्हें हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। स्वपोषी, क्लोरोफिल, विषमपोषी, परपोषी, कीटभक्षी पादप के बारे में हमने पढ़ा। पोषक, परजीवी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा। मृतजीवी, रंध्र, सजीवी संबंध और कवक के बारे में हमने चर्चा की। अब देखते हैं यहाँ सभी जीवों को खाद्य की क्या होती है? आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं विश्लेषित करते हैं। हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के क्या हैं? उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से क्या लिखा है? प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन क्या होती है? उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उसकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः विषमपोषी कहलाते हैं। दोस्तों आज यहीं तक, धन्यवाद।